नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक फलोत्पादन के लिए किन्नू के बाग में करें जरूरी कार्य। पशुओं के लिए साल भर हरा चारा उगाने की तकनीक। यदि आप किन्नू के फलों की सही तरीके से तुड़ाई करके मंडी में बेचते हैं तो फलों का अच्छा बाजार भाव मिलता है। इसके अलावा फलों की तुड़ाई के बाद अगली फलत लेने के लिए किन्नू के बाग में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, आइए जानते हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर संजीव भादु से। अभी जो किसानों को अपने पिकिंग का टाइम चल रहा है, तो जनवरी लास्ट तक या फरवरी 10 तक अपनी पिकिंग करवा लेनी चाहिए। किन्नू की पिकिंग है वो करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो इसका है फ्लोरिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है, पुनः फ्लोरिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर किसान भाई इस टाइम जो है तुड़वाई नहीं करवाते हैं, हार्वेस्टिंग नहीं करवाते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप है वो प्रभावित होती है। प्रदेश के बहुत से किन्नू बागवान बाग से फलों की तुड़ाई कर ली है और कुछ बागवान भाई अभी फलों की तुड़ाई करेंगे। किन्नू के बाग से आने वाले समय में और अधिक फलोत्पादन मिले, इसके लिए बाग में इस समय कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, जो पौधों से खाद पानी लेने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही साथ कीट रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसलिए बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए और पौधे के चारों ओर थाला बनाना चाहिए। इसके अलावा पौधे की अवांछित शाखाओं की कटाई छटाई करके समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके अलावा पिकिंग के बाद में जो किसानों को चाहिए वो इसका जो वाटर सूट वगैरह है वो कटवा लेने चाहिए टाइम से। जो ऑफ सूट है, जो वाटर सूट है, वो कटवा के और अलग कर देने चाहिए सारे पौधों में से। किन्नू के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में सिंचाई प्रमुख पहलू है। इसकी कमी और अधिकता से फल कम लगते हैं या फिर गिर जाते हैं, तो किन्नू के बाग में आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बाग में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से करने पर पानी की 40 से 60% बचत होने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की फसल भी मिलती है। किसान भाइयों, किन्नू के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में खाद उर्वरक पौधे की आयु और मिट्टी जांच के अनुसार संतुलित मात्रा में डालनी चाहिए। किन्नू के बाग में सामान्यतः सड़ी कंपोस्ट खाद 10 किलोग्राम, यूरिया 200 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 300 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 150 ग्राम प्रति पौधा डालना चाहिए। वाटर सूट कटवाने के बाद में जो रेगुलर खाद का शेड्यूल दिया हुआ है हमारे, उस शेड्यूल के हिसाब से खाद डालनी चाहिए। और पौधों के जो बोर्डो पेस्ट है वो सभी पौधों पे लगा देना चाहिए, जिससे क्या है कि फंगल डिजीज है उससे जो है प्लांट वो प्रभावित नहीं होता है, वो बचा रहता है। थैंक यू। किसान भाइयों, अभी आपने किन्नू के फलों की तुड़ाई और बाग के प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। किन्नू की बागवानी पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्सरी मैनेजर दिनेश अरोड़ा। हम यहाँ पे मेनली किन्नू के पौधे तैयार करते हैं। किन्नू के साथ साथ क्योंकि गंगानगर एरिया के अंदर सिट्रस, एक तो नहरी पानी है यहाँ पे और सिट्रस का प्लांट्स का अच्छा स्कोप है, तो मौसमी माल्टा, कुछ नींबू भी यहाँ पे हम तैयार करते हैं। मगर
किन्नू का है, क्योंकि ये बेल्ट गंगानगर बेल्ट किन्नू के नाम से मशहूर होती जा रही है और लोग प्रेफर भी करते हैं किन्नू का, इसलिए मोस्टली मैक्सिमम प्लांट हम किन्नू के ही यहाँ तैयार कर रहे हैं। वानिकी मिशन उसके अंतर्गत भी हम कुछ बिना पेंट किए हुए सीड वाले पौधे, वानिकी मिशन में जो पौधे हैं वो है मेड़ के ऊपर लगाने के लिए, उनमें अपनी शीशम होगी और गुलमोहर हो गया और कुछ हम खेजड़ी है वो भी हमने यहाँ पे तैयार की है, जामुन के पौधे भी हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, नींबू के पौधे भी वानिकी मिशन में सीड वाले हम दे रहे हैं। तो इस एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पौधे तैयार कर रहे हैं। और जो किन्नू का क्योंकि मेन हमारा एरिया है और यहाँ से पौधे किन्नू के मोस्टली ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, तो गंगानगर ज़िले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो फार्मर लगा रहे हैं, गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, जो भी पौधे यहाँ से भेजे हैं, तकरीबन 1 लाख पौधे हर साल हम यहाँ तैयार करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे सफिशेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ देख लो आप, गंगानगर हो गया, गंगानगर और साधु शहर है, करणपुर है, पदमपुर है, तो इन एरिया में किन्नू की अच्छी खेती हो रही है। और ये गंग कैनाल जहाँ पे चल रही है, हनुमानगढ़ अपने गंगानगर के अंदर, पदमपुर, गंगानगर, करणपुर, तो इन जो तहसीलों के जो फार्मर्स है वो किन्नू ज़्यादा लगा रहे हैं। और एक क्योंकि गंगानगर में रिको है, यहाँ वैक्सीन ग्रेडिंग प्लांट भी है, तो और ठेकेदार लोकल के काफ़ी बहुत ज़्यादा ठेकेदार भी है, तो अप्रोच भी फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ठेके पे बाग जल्दी चढ़ जाते हैं उनके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इनको समय समय पर हरा चारा खिलाएं। तो आप पशुओं को किस प्रकार से करें हरे चारे की पूर्ति, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वर्मा। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करें। हरा चारा पशुपालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर किसान भाई हरा चारा प्रबंधन करने में सफल नहीं होते हैं तो कई बार वो एक सफल पशुपालक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे प्रबंधन की कमी की वजह से पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि पशुओं को जो मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज लवण या विटामिन्स, वो सामान्यतः उन्हें हरे चारे के माध्यम से ही मिल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के पास पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध ना होने की वजह से कई बार पशुओं में इनकी कमी आती है। इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में बांसपन की समस्या, बच्चा देने के बाद जेर न डालना या बच्चा देने के बाद सरसाम की समस्या या पशु का गर्मी पर ना आना, इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसान भाई किस तरह से पूरे साल भर अपने घर पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं। एक अजोला बहुत अच्छा विकल्प है हरे चारे के लिए, जिसको किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है या तो आप पॉलीथीन की सीट बिछा करके आप इसको उगा सकते हैं या फिर आप पक्की खेल बना सकते हैं। इसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, लंबाई 10 से 12 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए। इसमें उसके बाद में हमें खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है 25 से 30 किलो, और उसके बाद में हम इसमें 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर डालते हैं और 1 से 2 दिन तक उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम इसमें बीज डालते हैं। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा खिलाने के लिए अजोला की उन्नत प्रजातियों को उगाना अच्छा रहता है, जैसे अजोला पित्रेटा, कैरोलियना माइक्रोफिला इत्यादि। अजोला उगाने के लिए क्यारी का आकार लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट, गहराई 1 फीट की बनानी चाहिए और प्रति क्यारी में 2 किलो अजोला डालते हैं। इस प्रकार से तैयार अजोला को निकालने के बाद उसे पानी से धोकर बांटे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व इस प्रकार से हैं: प्रोटीन 25 से 35%, खनिज लवण 10 से 15%, अमीनो एसिड
5 से 7%। एक गाय या भैंस को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन अजोला खिलाएं। इस तरह से पशुपालक अजोला अपने घर के आसपास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। और बीज डालने के 10 से 15 दिन के बाद प्रतिदिन इसमें से 1.5 से 2 किलो अजोला पशुओं के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक पशु को अगर हम 400 से 500 ग्राम अजोला पर डे खिलाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है तो हम 1 से 2 किलो तक भी अजोला पशुओं को खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें नेपियर बाजरा आता है जिसकी गांठें लगाई जाती हैं, जिसमें एक बार अगर आप उसकी गांठ लगाते हैं 3 से 4 साल तक हरा चारा आप इससे ले सकते हैं। 1 साल में 4 से 5 कटिंग कर सकते हैं आप। और इसका लगाने का तरीका है, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। नेपियर घास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं। साल भर हरा चारा। नेपियर घास की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसकी उन्नत किस्मों को लगाते हैं। नेपियर घास की उन्नत प्रजातियां CO1, CO2, CO3, CO4। नेपियर घास लगाने की सही विधि। नेपियर घास के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है और दूरी इस प्रकार से है। कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं। नेपियर घास की रोपाई के 70 से 90 दिन बाद पहली कटाई करनी चाहिए। नेपियर घास को एक बार लगाकर कई वर्षों तक आसानी से हरे चारे का उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से एक गांठ से लगभग 40 से 50 फुटान निकलती है। इसकी हाइट भी काफ़ी बढ़ती है, 12 से 14 फीट तक इसकी लंबाई होती है। तो इससे जो चारा की मात्रा है वो काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो किसान भाई पूरे साल भर हाइब्रिड नेपियर बाजरा को भी अपने पशुओं के हरे चारे के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक गिनी घास होती है, इसकी भी अगर हम स्लिप लगाते हैं, इसकी स्लिप लगाने का जो तरीका है वो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 3 फीट होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे नेपियर घास गुच्छों में बढ़ती है उसी तरह से इसकी भी जड़ों से गुच्छों का विकास होता है और आगे चलकर इससे भी किसान भाइयों को हरा चारा मिलता है। इस तरह से अगर किसान भाई इन सभी हरे चारों को मिक्स करके अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनमें आने वाली जो पोषक तत्वों से समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, बांसपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से हरा चारा प्रबंधन डेयरी व्यवसाय के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जिला कृषि मौसम इकाई हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 4 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। किसान भाई कीटनाशी का छिड़काव करते समय मौसम का ध्यान रखें। सरसों की फसल में पत्तियों पर झुलसा रोग से भूरे गोल छल्लेदार धब्बे दिखाई पड़ने पर मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जिनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो तीसरी सिंचाई बुआई की 90 से 100 दिन बाद फलियों में दाना भरते समय करें। अगर केवल 2 ही सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो दूसरी सिंचाई उसी अवस्था पर बुआई के 90 से 100 दिन बाद देवें। जौ की फसल में रोली रोग से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है व उन पर बहुत छोटे छोटे पीले बिंदुनुमा फफोले सीधी पट्टियों के रूप में बनते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल पर गंधक पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम बुरकाव करें। यह बुरकाव 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार करें। चने की फसल को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए क्विनाल्फास 1.5% पाउडर का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या NPB का
112 लटों के समतुल्य 1 बीघा की दर से छिड़काव करें, या नीम सीड कर्नेल शत 5% या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC की 0.5 ग्राम मात्रा, या स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर, या क्लोरांट्रा नीली प्रोले 18.5 SC की 0.28 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के पौधों में गमोसिस रोग की रोकथाम के लिए रोगी भाग को काटकर साफ करके मेटालेक्सेल 4% व मैंकोजेब 64% 20 ग्राम को 1 लीटर अलसी के तेल में पेस्ट बनाकर लगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जी मिर्च की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। स्पॉनिंग से पहले नमी, पीएच और अमोनिया की जांच करें। अगर फ्रूट बॉडी निकल रही है, क्रॉपिंग रूम में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखें। फसल के कमरे में उचित वेंटिलेशन प्रदान करें। फलने के दौरान 1000 से 1500 ppm कार्बन डाइऑक्साइड बनाए रखें। यदि कोई प्रतिस्पर्धी सांचा दिखाई दे तो 0.05% क्लोरोथैलोनिल का स्प्रे करें। फसल के कमरे में और उसके आसपास स्वच्छता की स्थिति बनाए रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राम सिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर के कुलजीत सिंह ने। आपकी गेहूं की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप हो रहा है। आप इनकी रोकथाम के लिए जरूरी उपायों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं में आपको क्योंकि लगाने के बाद विभिन्न तरह की बीमारियां इसमें आने की संभावना रहती है, और मौसम के अनुसार अभी जो बीमारी आप गेहूं में देखेंगे उसमें जो है झुलसा प्रमुख है, और कई तरह के फफूंद जो है झुलसा को पौधे को में रोग को करते हैं, और ये मुख्य रूप से बीमारी जो है फफूंद से है। इसका सिम्टम ये होता है कि आप देखेंगे कि पत्ती जो है छोटा छोटा उस पर धब्बा, भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा, और ये धब्बा बाद के दिनों में जो क्या होगा आपस में मिल जाता है, और मिलने के बाद ये धब्बा पूरा पौधा आपको झुलसा हुआ नज़र आएगा। जैसा ये किसान भाई जानते हैं कि ये बीमारी बीज जनित बीमारी है या एयर के द्वारा होती है बीमारी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बीज उपचार किए होंगे। बीज उपचार के लिए आप सर्वप्रथम आप जानते हैं कि आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उसका जो है इस्तेमाल करके आप इसका बुआई किए होंगे। बीज उपचार आप जो जैविक भी मिलता है, जैसे सीडोमोनास का पाउडर मिलता है, उसका 10 से 12 ग्राम मात्रा आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं। या ये जो है बीमारी जो है आप इसमें ये कर सकते हैं कि गहरी जुताई कर सकते हैं। गहरी जुताई करने से जो फफूंद हैं वो मर जाते हैं। जहाँ तक केमिकल ट्रीटमेंट का बात है, जिसमें कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन का दवा काफ़ी उपलब्ध है, उसका जैसे कि अलग अलग नाम से कंपनी का आता है, उसका आप 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। और स्थिति अगर आपको ख़राब दिखाई दे तो आप जो है इसमें दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। इसके साथ ही कई और दवा भी आता है। एक दवा का छिड़काव जैसे कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक आपने किया, उसके बाद उस दवा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है इस बीमारी से पौधों का बचाव कर सकते हैं। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। ये रोग जनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं।
उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव डब अवस्था में करें। देखेंगे कि जैसे जैसे पौधा में विकास होगा कई तरह का और बीमारी भी आने का संभावना रहता है। देखेंगे कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में कभी कभी जो है रतुआ बीमारी भी आने का संभावना रहता है। हमारे क्षेत्र में कम आता है, लेकिन जो है एक रस्ट जो है, एक रतुआ जो है वो हमारे यहाँ आता है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि कई चीज़ें होती है जिसको कि आप उसका लक्षण ये देखेंगे कि आप अगर पौधे को देखेंगे तो उस पर आपको पीला रंग का आपको ऊपर उभार, पत्ते पे उभार दिखाई देता है, और जब उसको आप छुएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली में जो है पीला पीला लग गया। तो इस स्थिति में, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कम आता है, इसके लिए भी आप जो है बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए वही कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मात्रा आता है उसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बाद की स्थिति में आए तो आप इसका कई तरह का दवा उपलब्ध है। वेलिडामाइसिन एक दवा होती है, उसका इस्तेमाल आप, क्योंकि इसका डोज 2 मात्रा में आता है, 2 तरह का, तो आप डोज के अनुसार आप जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले का मात्रा का 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या अगर मात्रा जिसका कि कंसंट्रेशन कम रहता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। रोकथाम, इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।